गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टेंथ क्लास के फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के बारे में बात करते हैं। और एनी फ्रैंक जो एक 13 साल की एक स्कूल गोइंग लड़की थी, जन्म से जर्मन थी, यहूदी थी। और ये एक डायरी लिखना शुरू करती है और डायरी इसके लिए एक अपने आप में एक अजीब अनुभव था। तो इसको आगे शुरू करने से पहले हम इसके कुछ करैक्टर्स के बारे में जानते हैं, जो हमें जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले जानते हैं हम इसके पहले करैक्टर के बारे में, जिसमें ओटो फ्रैंक है। ओटो फ्रैंक जो एनी फ्रैंक के पिता हैं, मार्गरेट फ्रैंक जो एनी फ्रैंक की बड़ी सिस्टर है, एडिथ होलैंडर फ्रैंक जो एनी फ्रैंक की माँ है, मिसिज कुपिरस जो इसकी हेड मिस्ट्रेस है इसके स्कूल की, और मिस्टर किसिंग जो इसके मैथ टीचर हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, एनीलीज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1939, फरवरी मार्च 1945। एनी फ्रैंक, एनीलीज मैरी एनी फ्रैंक जिसका जन्म 12 जून 1929 में होता है और डेथ होती है फरवरी मार्च 1945 में। वाज ए जर्मन, वो एक जर्मन थी, यानी उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। बोरन जेविस गर्ल, एक यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकंड। कि ये इसका परिवार और इसके जो 4 दोस्त थे वो एम्स्टर्डम में छिपे हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन की जो नाजी पार्टी थी, यानी हिटलर की जो पार्टी थी, उसने नीदरलैंड पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय की बात है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। जब जैसे ही नाजी जो पार्टी है वो जर्मनी में पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो ये एम्स्टर्डम में चले आते हैं। और जो हिटलर था 1933 में वो चांसलर बना था और आजीवन काल के लिए उसने अपने आप को चांसलर घोषित कर दिया था। और हिटलर दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आती है, जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं, कि दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे का यदि नाम लिया जाए तो उसमें हिटलर का नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं कि उसने अपने जीवन के दौरान 11 लाख व्यक्ति, खासकर जो यहूदी व्यक्ति थे, उनकी हत्या की थी। उनको वो ढूंढता था और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। कहने के लिए कंसंट्रेशन कैंप था, लेकिन उसमें उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। उनके जितने भी एसेंशियल पार्ट थे शरीर के, वो सब निकाल लिए जाते थे और अपने जो सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ रहे थे, उनके लिए उनको प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि उनके शरीर से, यहूदियों के शरीर से एक एक कतरा खून का वो निकाल लेते थे। तो आगे, गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड, लेकिन उनको ढूंढ लिया जाता है। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, जैसे ही जो नाजी हैं वो नीदरलैंड पर अधिकार करते हैं। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, और जैसे जैसे जो यहूदी व्यक्ति हैं उनके ऊपर इनके अत्याचार बढ़ते जाते हैं। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग जुलाई, और जुलाई 1942 में ये अपने आप को छिपा लेते हैं इसके पिता की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उनके रूम्स में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, तकरीबन 2 साल इनको छिपे हुए हो चुके थे।
उसके बाद द ग्रुप वाज बेट्रेड, ये जो ग्रुप था, ये चार जो इसके दोस्त थे और इसका जो परिवार था, उनको फिर धोखा दिया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और उनको यातना शिविर में भेज दिया जाता है, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। वेयर एनी डाइड ऑफ थाइफस, जहाँ पर एनी फ्रैंक की जो मौत है वो थाइफस के कारण, इट मीन्स बुखार के कारण हो जाती है। इन बेर्जन और बेल्सन नामक स्थान पर, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उसकी बहन जो बड़ी बहन थी मार्गोट फ्रैंक, उसके मरने के कुछ दिनों के बाद, हर फादर ओटो, और उसके पिता जो जिसका नाम ओटो था, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, केवल ग्रुप में वही बचे थे, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो वो वापस लौटता है एम्स्टर्डम से, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो डायरी ढूंढ निकालता है जो केवल अकेली बची हुई थी। कन्विंस दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और वो इसको समझता है कि ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl, और फिर वो इंग्लिश टाइटल से इसको पब्लिश करता है द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, और ये जो डायरी थी एनी फ्रैंक को उसको 13वें जन्मदिन पर प्रेजेंट की गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और उसके जीवन की जितनी भी घटनाएं थी फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1945, यानी 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक इसकी जितने भी जीवन की घटनाएं थी उन सभी घटनाओं को इस डायरी में मेंटेन किया गया था, लिखा गया था। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, कि पहले तो इसको डच लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया, लेकिन बाद में इसको कई और लैंग्वेज में भी पब्लिश किया गया। बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक ये किताब थी। देर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और इस पर विभिन्न प्रकार की फिल्में, टेलीविज़न सीरियल, थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और इस डायरी पर विभिन्न प्रकार के नाटक हैं, मूवीज हैं, वो सभी बन चुकी हैं। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, और इस डायरी को एक परिपक्व, काम के तौर पर विचारों से भरी हुई एक लड़की के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और इसमें कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जब इनको रखा गया था तो इस डायरी के माध्यम से लोगों को पता लगता है कि आखिर इसकी जीवन जो डेली लाइफ का जो रूटीन था वो कैसा था, वो इसमें दर्शाया गया है। यानी वो किस तरह से इन पर जुल्म करते थे, कैसे ये सहन करते थे, क्या क्या मतलब इनके साथ किया जाता था, वो सब इसमें मेंटेन कर रखा है। सो एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड, और इस प्रकार से एनी फ्रैंक प्रसिद्धों में से, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जो कंसंट्रेशन कैंप में रखे गए हैं उनमें से एक थी, प्रसिद्ध बन गई थी। एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम,
और जो नाजियों के द्वारा सताए गए जितने भी व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों में प्रमुख व्यक्ति यदि किसी का नाम हम लेते हैं तो वो एनी फ्रैंक उनमें से एक थी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सट्रैक्ट। राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में लिखना इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि मेरी तरह के व्यक्ति को, एक बच्ची को राइटिंग जो डायरी है वो मेंटेन करना अपने आप में एक अजीब अनुभव था, अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings means विचारों से परिपूर्ण of a 13-year-old school girl, कि हो सकता है कि आगे चलकर कि एक 13 साल की एक जो लड़की है जो स्कूल गोइंग गर्ल है, उसके विचारों में हो सकता है दूसरों को ही नहीं, मैं भी आगे चलकर इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट न लूँ। ओ वेल इट डज नॉट मैटर, हालांकि ये कोई मैटर नहीं करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मैं राइटिंग पसंद करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे हृदय पे मेरे दिल के ऊपर जितना भी बोझ है मैं उस सब को दूर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिया। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. पेपर व्यक्तियों की बजाय बहुत ज़्यादा विनम्र होता है। यहाँ पर एनी फ्रैंक के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो यदि कोई व्यक्ति है, यदि हम उसको कुछ भला बुरा कहते हैं तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन पेपर पर जैसा भी हम लिखेंगे वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। इसीलिए इसने कहा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने उन दिनों ये कहावत कही थी, ये कहावत लिखी थी कि मुझे ये कहावत ऐसे दिन याद आई थी, कब? When I was feeling a little depressed, जब मैं अपने आप में थोड़ी सी निराशा महसूस कर रही थी। Was sitting at home with my chin in my hands, अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, मेरे पास कुछ कार्य करने के लिए मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी, हैरान भी थी कि मैं आखिर यहीं पर रुकूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंततः सब कुछ सोचकर मैं वहीं पर रही जहाँ पर मैं थी। इट मीन्स वो कहीं पर भी मूविंग नहीं करती हैं, अपनी जगह बैठी रहती है, बस विचारों में खोई रहती है। ब्रूडिंग, सोचती रहती है। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ वास्तव में पेपर बहुत ज़्यादा विनम्र होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और निश्चित रूप से ये एक जो स्टिफ है बैग्ड नोटबुक है, यानी बड़ी मोटी बुक जो है, उसको मैं निश्चित रूप से किसी दूसरे को नहीं पढ़ने दूंगी जिसको मैं डायरी नाम देने जा रही हूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कम से कम तब तक नहीं जब तक मुझे अपना वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता।
इट प्रोबेबली विल नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, हालांकि शायद इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आएगा। एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। चलो अब मैं अपने वास्तविक पॉइंट पर आती हूँ, विचार पर आती हूँ। आखिर मैंने पहले जो ये डायरी है इसको मेंटेन करने का जो विचार था मेरे अंदर किस प्रकार से प्रॉम्प्ट हुआ था, उजागर हुआ था। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि निश्चित रूप से ये कहती है कि मेरे पास कोई भी मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो अब इसको और ज़्यादा क्लियर करने दो, क्लियर करते हैं इसको। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी विचार नहीं करेगा, दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, की एक 13 साल की लड़की इस संसार में अकेली है, इस बात पर कोई भी विचार नहीं करेगा। तो आओ आगे इस पर थोड़े से विचार करते हैं कि मैंने इसको मेंटेन करना क्यों शुरू किया। एंड एम नॉट, और मैं भी अकेली नहीं थी, जैसे जिस प्रकार से दूसरे बच्चे अकेले नहीं होते, मैं भी ऐसे ही अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बड़े ही प्यार करने वाले पेरेंट्स थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम मार्गोट था। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और तकरीबन ऐसे 30 व्यक्ति थे जिसको मैं अपना दोस्त कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार था। लविंग आंट्स थी। एंड ए गुड होम, और कहने के लिए एक अच्छा घर था। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हालांकि ऊपर से ऐसे लगता था कि सब कुछ सही है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन सिवाय एक सच्चे मित्र को छोड़कर मेरे पास बाकी सब कुछ था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम, और हालांकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती थी तो उस टाइम का मैं भरपूर आनंद उठाती थी, यानी मज़े में रहती थी। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स, हालांकि मैं दिन की दूसरी जो बातें थी वो उनके सामने शेयर करती थी, लेकिन वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, लेकिन हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रमुख प्रॉब्लम थी, प्रमुख समस्या थी। एनी फ्रैंक कहना चाहती है कि मैं उनसे दिन की जो डेली रूटीन की जो बातें थी वो साधारणतः एक दूसरे के साथ शेयर करती थी, लेकिन जो इनर फीलिंग होती थी वो उनके सामने मैं शेयर नहीं कर पाती थी। और इसीलिए मेरा कोई मित्र नहीं था, यही मेरी एक प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैंने एक डायरी को लिखना शुरू किया। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरे अंदर कोई दोष हो। एंड दैट वी डोंट कॉन्फिड इन ईच अदर, हो सकता है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, ये मेरा खुद का भी दोष हो सकता है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। दैट्स वाई आई स्टार्टेड द डायरी। दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, और इसी प्रकार से ये चीज़ें थी, और दुर्भाग्यवश इनको दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, इनको बदला भी नहीं जा सकता था, और इसीलिए मैंने एक डायरी लिखनी शुरू कर दी।